Hey guys, welcome back on my channel. So today in this video we will be discussing about Memorandum of Association. So Memorandum of Association को हम MOA के नाम से भी जानते हैं एंड कह भी सकते हैं. So Memorandum of Association का मतलब क्या होता है? Memorandum of Association is the most important document as it defines the objectives of the company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट यू नो दैट कागजात. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी? ऑब्जेक्टिव्स यू नो किसी भी चीज़ का मकसद. सो किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के पीछे क्या मकसद है, वो कंपनी क्यों बनाई गई है, तो उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कंपनी के वो कहाँ लिखे रहते हैं. सो दैट इज़ रिटर्न इन MOA. तो MOA इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें जितनी जो भी कंपनी बनी है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे डिफाइन करता है MOA. सो MO इज़ nothing but what it contains is the objective of the company. It defines the objectives of the company कि कंपनी क्यों बनाई गई है ये डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर कंटेन्ड इन इट्स MOA. कोई भी कंपनी लीगली यानी कानूनी तौर से कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती जो इसमें ना लिखा हो. अगर इसमें A लिखा है MOA के अंदर तो कंपनी सिर्फ A काम ही कर सकती है. अगर कोई भी X काम लिखा हुआ नहीं है, अगर X नहीं लिखा है कि हम ये नहीं कर सकते, तो कंपनी भी वो काम नहीं कर सकती. मीन्स कोई भी कंपनी वो चीज़ नहीं कर सकती जो कि MOA के अंदर लिखा ना हुआ. नो कंपनी कैन लीगली, कानूनी तौर से वो कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो तो. कैन नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स MOA. उस सारी कंपनी का अलग अलग MOA होता है. अगर जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है जैसे कि X कंपनी, राइट, तो X कंपनी के MOA में लिखा है कि आप Y काम नहीं कर सकते, तो कंपनी Y काम नहीं कर सकती. मान लो दूसरी कंपनी उसके MOA में लिखा है कि हाँ चलो आप ये X काम कर सकते हो, तो वो कंपनी X काम कर सकती है. सो डेफिनेटली अलग अलग कंपनी के अलग अलग MOA होते हैं जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी होती है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. सो बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं जो हम एक पे एक पढ़ेंगे. टोटल 5 क्लॉजेज होते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको हम एक कोड वर्ड से याद कर सकते हैं, TROCL. तो हम TROCL के नाम से याद कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा एक एक्रोनिम है TROCL. सो लेट्स बिगिन विथ TROCL. TROCL के T से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द नेम क्लॉज. राइट. सो दी नेम क्लॉज आर्टिकल को हम याद नहीं रखेंगे तो हम इसको NROCL भी कह सकते हैं. NROCL के नाम से भी कह सकते हैं. N फॉर नेम, R फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस, O फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज. तो हम ये पढ़ते हैं. इट्स वेरी सिंपल. सो व्हाट इज़ द नेम क्लॉज? नेम क्लॉज क्या कहता है? इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी with which the company will be known, which has already been approved by the registrar of the company. नेम क्लॉज में क्या होता है कि इसमें ना कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है जिसके द्वारा कंपनी जो है जानी जाएगी इन द फ्यूचर. जैसे कि मान लो मैंने कोई भी कंपनी का नाम रखा है ABC कंपनी, तो ये मेरे नेम क्लॉज में मेंशन रहना चाहिए कि मेरी जो कंपनी है वो ABC नाम से ओपन हुई है और ये आगे भी ABC नाम से जाने जाएंगे. और ये जो मेरा नाम है ABC कंपनी वो ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए कि हाँ इस नाम से हम कंपनी खोल सकते हैं. सो डेफिनेटली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए. देन ओनली इट कैन बी मेंशन्ड इन द नेम क्लॉज ऑफ MOA. Second जो clause है that is registered office clause. This clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. So registered office clause में हम क्या लिखते हैं? इस clause में हम लिखते हैं कि कंपनी जो है किस स्टेट में situated है, किस स्टेट में बनी हुई है. Name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. The exact address of the registered office is not required at this stage, but the same must be notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company. Incorporation means initiative in the beginning, यानी जैसे कंपनी की शुरुआत होती है तब. तो जो एग्जैक्ट एड्रेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का वो रिक्वायर्ड नहीं होता है इस स्टेज पे, बट हम जो एड्रेस है हमारी कंपनी का
वो हमें रजिस्ट्रार के पास विदिन 30 डेज़ में क्या करना पड़ता है, उनको नोटिफाई करना पड़ता है कि हमारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है कंपनी का। जैसे ही हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, बनाते हैं, उसके 30 डेज़ के अंदर ही हमें नोटिफाई कर देना होता है रजिस्ट्रार को। थर्ड जो क्लॉज है, मतलब कि ये इस क्लॉज में क्या आएगा, ये इस क्लॉज में क्या आएगा, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए की क्या लिखना होता है। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। ये स्टार मार्क कर ले ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्योंकि बेसिकली एमओए का ये मतलब खुद समझा देता है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। ये जो कंपनी का पर्पस है, जो मकसद है, कंपनी क्यों बनाई गई, ये इसी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया रहता है। अ कंपनी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एनी एक्टिविटी विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दिस क्लॉज। कोई भी कंपनी कानूनी तौर से वो काम नहीं कर सकती जो कि इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में स्टेटेड ना हो, ना लिखा गया हो, ना कहा गया हो। सो बेसिकली एमओए का मतलब वही होता है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं किसी भी कंपनी का, कि वो कंपनी क्यों बनाई गई है, प्लस वो कौन से एक्टिविटी लीगली अंडरटेक कर सकती है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओए का मेन मकसद स्टेट करता है, मेन मकसद इसमें लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द एमओए। द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन दिस सब क्लॉज। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो है ना ऑब्जेक्ट की, कंपनी का मेन मकसद क्या है, वो इस कंपनी के क्लॉज में, इसी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया होता है, इसके सब क्लॉज में। ओके, नाउ जो फोर्थ एंड फिफ्थ क्लॉज देखते हैं। So liability clause is the fourth clause. The clause limits the liability of the members to the amount unpaid on the shares owned by them. Okay, so ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है, यहाँ पे बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। इफ़ अ शेयर होल्डर को हम एज एन ओनर यहाँ पे समझ लेते हैं, हैज़ परचेज 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, जो एक शेयर उसमें 10 रुपये का है, यानी 10,000 लिए हैं और 10 रुपये के एक हैं और 1000 लिए, तो डेफिनेटली उसका प्राइस है 10,000, राइट। एंड हैज़ ऑलरेडी पेड 6 पर शेयर, ₹6 उसने एक शेयर के लिए दिए हैं, यानी कि उसने है तो वो शेयर इतने का, लेकिन उसने अभी तक दिए कितने हैं, 6,000 दिए हैं पर शेयर। पर शेयर 6 रुपये दिए हैं, यानी अभी तक उसने 6,000 दे दिए हैं, क्योंकि उसने 1,000 शेयर खरीदे हैं। 6 रुपये का अगर वो एक शेयर ले रहा है और उसको 1000 शेयर्स खरीदने और ₹6 में वो ले रहा है, तो यानी 6,000 उसने अभी तक लिए हैं, लेकिन है तो वो 10,000 का रियल में, राइट, है तो वो असलियत में 10,000 का। हीज़ और हर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू ₹4 पर शेयर। ₹4 पर शेयर यानी 4,000, क्योंकि अगर ₹4 है एक शेयर के एंड उसने अभी तक 1,000 उसको लेने हैं, तो उसके अभी इतने बच रहे हैं पैसे, राइट। Thus, even in the worst case, he or she may be called upon to pay ₹4,000 only. So, liability clause क्या कहता है कि कोई भी इंसान है, कोई भी मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, तो उसकी लाइबिलिटी यानी कि उसको कितना पैसा देना बनता है किसी भी प्रॉब्लम के टाइम में, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो जितना उसने शेयर अभी तक पे नहीं किया होता है, उसका जितना शेयर अनपेड नहीं है, हम उस तक रखते हैं। लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 का टोटल शेयर था, लेकिन उसने 6,000 के ही शेयर अभी तक खरीदे हैं, हालांकि उसको 4,000 के भी खरीदने बनते हैं अभी तक, लेकिन उसने नहीं खरीदे। सो अगर कंपनी कभी भी बर्बाद हो जाती है या कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, राइट, तो हमें क्या करना होता है कि हमें डेफिनेटली पैसे की ज़रूरत होती है ताकि हम जितने भी कर्ज हैं उन सबको चुका सकें। तो हम किसी भी मेंबर से कितना पैसा मांग सकते हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए, तो हम उसकी इतनी ही अमाउंट तक उससे पैसे रिकलेक्ट कर सकते हैं जितना तक उसने अभी तक पे ना किया हो। तो यहाँ पे इस केस में इंसान ने 4,000, अभी तक 4,000 उसने पे नहीं किए, तो हम लोग डेट के टाइम, कर्ज चुकाने के टाइम, हम उस मेंबर से सिर्फ 4,000 तक ही ले सकते हैं। उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हम नहीं ले सकते, हम उसका कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ 4,000 ही हमारे पास लेने का राइट बनता है। सो लाइबिलिटी क्लॉज क्या करती है, लिमिट कर देता है कि मेंबर कितना लाइबिलिटी देने के लायक है। तो दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। उन्हें जितना भी शेयर अब तक खरीद रखा है किसी भी कंपनी में और उसने उस शेयर के कितने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, बस इतना तक ही लाइबिलिटी मांग सकती है कोई भी कंपनी। हाँ, तुम इतने पैसे दो, तो उसकी लाइबिलिटी इतनी बनती है। सपोज अगर अगर
4,000 का लाइबिलिटी था किसी का, उसने इतने, उसके मान लो 4K के किसी को शेयर खरीदने था और उसने टोटल के टोटल 4K शेयर्स खरीद रखे हैं, उसका कुछ भी नहीं बच रहा कि हाँ भी उसको इतने लेने हैं इतने लेने हैं, उसने पूरे कंप्लीट 4K 4,000 के ले लिए हैं, तो उसका कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी इस केस में ज़ीरो हो जाएगी। सो डेफिनेटली लाइबिलिटी डिपेंड करती है कि अभी तक कितना शेयर नहीं खरीदा उस पर। ओके, नाउ फिफ्थ क्लॉज जो है कैपिटल क्लॉज है। दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। यू नो, कंपनी जो होती है शेयर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए ना। व्हाट इज़ शेयर्स, यू नो, अगर कैपिटल, चलो अब शेयर का मेन समझा देती हूँ। अगर कोई भी कंपनी है तो इसको चाहिए 1,000 रुपीज़, चलो मुझे चाहिए 1,000 रुपीज़ चाहिए मुझे, चलो मान लो 4,000 चाहिए, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं 4,000 देने के ना काबिल नहीं हूँ, तो मैं सोचूंगी ए इंसान से 1,000 ले लेती हूँ, बी इंसान से 1,000 ले लेती हूँ, सी से 1,000 ले लेती हूँ, डी मैं खुद बन जाती हूँ और 1,000 दे देती हूँ। तो इससे जो मेरा कंपनी का टोटल कैपिटल है 4,000, वो डिवाइड हो जाएगा 1,000 में। मैं सोचूंगी कि चलो सब मुझे 1,000 रुपीज़ दे दे। तो मैंने क्या किया, अपने टोटल कैपिटल को बांट दिया छोटे छोटे पीसेस में, तो ये छोटे छोटे पीसेस मेरे शेयर्स हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अनाउंसमेंट कर दूँगी कि चलो मान लो मुझे 4,000 का कैपिटल चाहिए, मैं 1,000 रुपीज़ ईच के शेयर पब्लिश कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो आप खरीद सकते हो। अगर मैं बोलूँगी कि चलो एक कस्टमर आ रहेगा ए कि मुझे आपके 4,000 में 1,000 देना है, मैं 1,000 का शेयर खरीद रहा हूँ मीन्स वो मुझे 1,000 दे देगा। चलो 1,000 आ गए, फिर बी इंसान आएगा बोलेगा कि मैम मुझे भी आपके शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे 1K देगा खरीदने के लिए, तो मुझे 1K मिल जाएंगे। फिर ऐसे सी आएगा वैसे डी आएगा और टोटल करके 4,000 हो जाएगा और मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर दूँगी। तो शेयर मतलब क्या होता है, टोटल की अगर कैपिटल को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर, राइट। तो कैपिटल क्लॉज क्या कहता है कि उसमें ना हम कितना कैपिटल, हमें जितना भी टोटल मनी चाहिए किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, तो उसमें हम कितना पैसा शेयर्स के थ्रू जमा कर सकते हैं, वो उसमें लिमिट रहती है। जैसे कि अगर मेरी MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखा है कि मैं ओनली 1 लाख ही थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स जमा कर सकती हूँ, मतलब मैं सिर्फ 1 लाख तक ही टोटल शेयर इशू कर सकती हूँ। ओके, इससे ज़्यादा अगर नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर 1 लाख लिमिट दी गई है तो ये कैपिटल क्लॉज में यही लिखा रहता है कि हम कितने शेयर के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान से शेयर्स के इशू के थ्रू। So this clause specifies the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of shares. The authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value specified in this clause. For example, the authorized share capital of the company may be 25 lakhs with a dividend into 2.5 lakh shares of rupees 10 each. The said company cannot issue share capital in excess of the amount mentioned in this clause. तो इसमें बेसिकली यही दिया है कि अगर लिमिट दी गई कि इससे ज़्यादा तुम नहीं शेयर के इशू के थ्रू रुपीज़ कलेक्ट कर सकते हो, तो कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। सो यहाँ पे एक लिमिट दे देता है कैपिटल क्लॉज। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, द सिग्नेटरीज टू द MOA स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब्स टू द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। तो इसमें जो सिग्नेटरीज होते हैं यानी जो MOA को साइन करते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो अपने इंटेंशन, उनके इरादे जो होते हैं वो MOA के अंदर स्टेट कर देते हैं कि उनके क्या इंटेंशन जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, उनके क्या इरादे हैं कंपनी को लेकर, एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। और वो एक अंडरटेकिंग जमा कर देते हैं कंपनी के अंदर ताकि वो शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर पाए, यानी शेयर खरीद सके अपने अपने नाम के आगे, वो ऐसे अंडरटेकिंग जमा कर देते हैं। द MOA मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7% इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड बाय 2% इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो जो MOA कितने लोगों के द्वारा साइन किया जाना होना चाहिए, एटलीस्ट 7%। अगर पब्लिक कंपनी बन रही है, अगर पब्लिक कंपनी है यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो एटलीस्ट उसमें 7 लोगों की साइन होनी चाहिए MOA पे। और वहीं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो ऐसी लोग खोल रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 2% की साइन रिक्वायर्ड होती है। सो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2। सो यही था MOA। सो बेसिकली MOA का मीनिंग क्या था, उसके 5 क्लॉजेस क्या थे जिसका मैंने बताया, NROCL जिससे आप याद कर सकते हो, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर
ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव क्लॉज। एंड इसका मीनिंग पता चल गया कि ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है एमओए, एंड इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट। सो ये डॉक्यूमेंट है और कुछ भी नहीं है। सो ये था मेन एमओए का मीनिंग एंड उसके 5 क्लॉज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो अगर आपको और सारे टर्म्स कुछ जानने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को अप्रोच करें। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।